नमस्कार मित्रों, आज बीएससी पार्ट थर्ड के इस लेक्चर में गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। विद्यार्थियों, इससे पहले ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें से एक वीडियो के अंतर्गत इस ट्रांसलोकेशन का पथ था, जबकि दूसरे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था ट्रांसलोकेशन की मैकेनिज्म से। इससे पहले हमने 3 मैकेनिज्म प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर के अंतर्गत उस मैकेनिज्म हाइपोथेसिस के अगले पार्ट को पढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर के इस यूट्यूब चैनल पर महाविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों के व्याख्यान के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप अपने विषय का व्याख्यान हेतु वीडियो देखने के लिए आइकॉन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि आज कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है जिसको मुझे पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन के 3 हाइपोथेसिस हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब चौथी है पारकोशिकीय परवाई परिकल्पना। इसको थेने के द्वारा प्रतिपादित किया था 1964 के अंतर्गत। इस हाइपोथेसिस के अनुसार कि नलिकाओं में एक नलिका से दूसरी नलिका तक ट्रांससेल्यूलर स्टैंड पाए जाते हैं, और ये ट्रांससेल्यूलर स्टैंड संपूर्ण नलिकाओं में सामान्य रूप से फैले हुए होते हैं। इन नलिकाओं द्वारा कार्बनिक विलय क्रमानुकुंसन गति के द्वारा एक सिरे से नलिका के दूसरे सिरे तक स्थानांतरित होते हैं। क्योंकि स्टैंड की मौजूदगी या इसकी प्रेजेंस कुछ वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकी, इसीलिए इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है। दूसरा सिद्धांत है वो है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। हमें देखना होता है कि इलेक्ट्रो वैद्युत ऑस्मोसिस परासर विभवांतर के कारण कोई आयंस या मॉलिक्यूल एक सिरे से दूसरे सिरे से अथवा अधिक सांद्रता से दूसरे कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कह रहे हैं। इसका प्रतिपादन फैनसम के द्वारा 1957 और स्पिनर के द्वारा 1958 में किया गया था। ये वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि शिव प्लेट के ऊपरी क्षेत्र पर पोटेशियम आयन की अधिकता होती है, जबकि निचले क्षेत्र पर पोटेशियम आयन की कमी होती है। तो एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर के कारण ही पोटेशियम आयन शिव प्लेट के ऊपरी क्षेत्र से निचली क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। तो निचले क्षेत्र के अंदर पोटेशियम आयन की अधिकता हो जाएगी, जबकि ऊपर कम हो जाएगी। इसी दौरान कार्बनिक विलय भी इन आयन के साथ में ऊपरी क्षेत्र से निचले क्षेत्र की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। निचले क्षेत्र के अंदर पोटेशियम आयन की सांद्रता अधिक हो गई। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सहकोशिका या कॉम्पिनियन सेल्स इस चालनी नलिका से पोटेशियम आयन को एब्जॉर्ब करके वापस शिव प्लेट के ऊपरी क्षेत्र की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जिसके कारण शिव प्लेट पर आयनों का विभवांतर बना रहता है। इसमें मुख्य रूप से क्या ऐसे एविडेंस मिले कि इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई? तो पहला कि चालनी नलिका में विभवांतर होता है, ऐसा प्रयोगों के द्वारा पुष्टि की जा चुकी है। दूसरा ये होता है कि जब पादप में पोटेशियम आयन की कमी हो जाती है, उस स्थिति में ट्रांसलोकेशन में कमी होती है। इसका मतलब सीधा सा संबंध ट्रांसलोकेशन का पोटेशियम आयन से होता है, ये प्रूव हो गया। ऑब्जेक्शन इसमें ये आया कि पोटेशियम आयन के साथ में केवल धनायन का स्थानांतरण ही होता है और ऋणायन का नहीं होता, तो ऋणायन का ट्रांसलोकेशन कैसे होगा? इसलिए इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस है वो द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना है। ये मुंस के द्वारा 1930 में दी गई थी, इसलिए इसको मुंस हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। सबसे माननीय सर्वमान्य परिकल्पना के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों, द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना या मुंस हाइपोथेसिस के नाम से एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार म्यूजोफिल सेल्स में
फोटोसिंथेसिस के द्वारा लगातार शर्करा का निर्माण होता रहता है, जिसके कारण इसमें सांद्रता बढ़ जाती है। ये मेसोफिल सेल्स पास स्थित जाइलम से जल ग्रहण करते हैं, जिसके कारण इस मेसोफिल सेल्स की स्फीति दाब में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप प्रासरणीय सांद्रता बढ़ने के कारण मेसोफिल सेल्स से विलेय जो जल के अंदर घुली हुई शर्करा है, वो शर्करा फ्लोएम के अंदर स्थानांतरित होती है और फ्लोएम से होती हुई सिंक अथवा रूट सेल तक पहुंचती है। रूट सेल में भी कार्बनिक पदार्थों का या विलेय का उपभोग होने से यहाँ पे सांद्रता हमेशा कम रहेगी, मेसोफिल में हमेशा अधिक बनी रहती है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अब इसको प्रयोग के द्वारा इस प्रकार से सिद्ध किया गया है कि मुंश ने दो बल्ब लिए, ए बल्ब और बी बल्ब। ए बल्ब में शर्करा का विलयन बना, बी बल्ब में सामान्य जल लिया और इनको एक नली के द्वारा जोड़ दिया गया। इस उपकरण को साफ जल के अंदर साफ जल से भरे हुए पात्र में रख दिया गया। तो हुआ क्या कि एक जल में शर्करा की मात्रा थी, इसलिए सांद्रता अधिक होने के कारण ए बल्ब ने बाह्य वातावरण से जल को एब्जॉर्ब किया। फलस्वरूप इसकी तरलता बढ़ी और ये ए से बी तक स्थानांतरित हुआ। ये तब तक प्रोसेस चलती रहती है जब तक दोनों बल्ब के अंतर्गत सांद्रता समान नहीं होती। तो यहाँ पे ए बल्ब मेसोफिल की तरह कार्य करती है और बी बल्ब सिंक सेल अथवा रूट सेल की तरह कार्य करती है। जबकि इसके बीच में पाया जाने वाला एक ब्रीज फ्लोएम होता है, पात्र में रखा हुआ जल जाइलम की तरह व्यवहार करता है। ऐसे कौन से प्रमाण थे जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना को मान्यता प्राप्त की? पहला प्रमाण था कि फ्लोएम रस में यदि हम कट लगाते हैं तो उसमें शर्करा युक्त पदार्थ निकलता है, विलेय निकलता है, अर्थात उसमें कार्बनिक पदार्थ हैं। फ्लोएम इस प्रोसेस को संपन्न करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि पर्णपाती वृक्ष में जब पर्ण नहीं पाई जाती, पतझड़ में पर्ण गिर जाती, उस स्थिति में सिंक क्षेत्र से या आधारीय भाग से खाद्य पदार्थ पादप के ऊपरी भाग की ओर स्थानांतरित होते हैं। जबकि जब पर्ण पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, नई पत्ती आ जाती है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करना प्रारंभ कर देती है, उस स्थिति में ऊपर से नीचे की ओर खाद्य पदार्थों का प्रवाह होना प्रारंभ होता है। अर्थात फ्लोएम अब यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह की क्रिया को निर्धारित करता है। इसके अंदर ऐसे क्या ऑब्जेक्शन थे कि इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया? तो पहला था ये कि इसके अंदर एक दिशीय प्रवाह को समझाता है, द्विदिशीय नहीं होता है, ऊपर से नीचे को चलाता है। दूसरा, वेनर ने 1953 में ये सिद्ध किया था कि मेसोफिल सेल्स में शर्करा की मात्रा फ्लोएम की तुलना में यदि कम हो जाती है तो फ्लोएम में शर्करा की मात्रा ज़्यादा होगी, मेसोफिल में कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस प्रभावित हो जाता है। उसी स्थिति में क्या होना था कि फ्लोएम से वापस मेसोफिल सेल्स के अंदर खाद्य पदार्थ ट्रांसफर होना था, ऐसा नहीं हुआ। स्पेनर ने 1973 में अपने प्रयोग द्वारा ये प्रदर्शित किया था कि जब पादप में कोई श्वसनरोधी पदार्थ प्रयुक्त हो जाता है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो श्वसन क्रिया प्रभावित होने के कारण उपापचयी क्रिया में कमी आ जाती है। फलस्वरूप पादप में ट्रांसलोकेशन की क्रिया प्रभावित होती है, ऐसा स्पेनर ने कहा। जबकि मुंश क्या मानता है कि ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया में उपापचयी क्रियाओं का कोई योगदान नहीं है। एक ऐसा बड़ा ऑब्जेक्शन था जिसके कारण इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों, इस हाइपोथेसिस के द्वारा अन्य हाइपोथेसिस की तुलना में ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझा जा सकता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार से आज हमने इस टॉपिक में मैकेनिज्म के 3 हाइपोथेसिस पढ़ी: पारकोशिकीय प्रवाही परिकल्पना, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हाइपोथेसिस और द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इसलिए आप लगातार गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाने वाले विभिन्न वीडियोज़ को देखते रहिए। आवश्यकता अनुसार अपने सुझाव को कमेंट्स के रूप में भेजते रहिए। थैंक यू।